हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम कृष्णा भारद्वाज बेटा। तो ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा कि जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाए और बहुत अच्छे से किया जाए कि आपका जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो पहला जो मैं प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ दैट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो सेक्शन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है बेटा कि मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा ना ये इकोनॉमिक सर्वे, तो वो 3 तरह से मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मतलब मेजरली यहाँ पे 3 चीज़ें रहने वाली हैं इसके अंदर। सबसे पहले एक पर्टिकुलर जो ये वाला वीडियो है वो रहने वाला है HAS एलाइड NT, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है। तो वो HAS एलाइड NT के लिए जो भी इकोनॉमिक सर्वे से चीज़ें पूछी जाएंगी, चाहे वो प्रीलिम का पेपर हो चाहे वो मेंस का पेपर हो, दोनों के लिए जो है यहाँ पे हम चीज़ों को कवर करेंगे। आप देखोगे आगे वीडियो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेंस में काफ़ी सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो बनते हैं वो सर्वे बेस्ड ही होते हैं HAS और एलाइड NT के अंदर। तो इसलिए ये पढ़ना मेंस पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट लाइक कि सीधा आप फैक्ट पढ़ो सिर्फ, उससे कुछ होगा, है ना। तो मैं आपको आगे वीडियो देखते जाना, आपको समझ आ जाएगा। नंबर सेकंड जो इसमें रहेगा एक सीरीज़ तो हम कंटिन्यू ये करेंगे पूरे चैप्टर्स, जिसमें मेंस प्लस प्रीलिम दोनों कवर होंगे, स्पेसिफिक फॉर HAS एलाइड NT। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HAS एलाइड NT के लिए ही है, मैंने कहा प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए, तो मतलब बाकी भी बच्चे इसको देख सकते हैं। तो आपका एटलीस्ट जो प्री में बेटा अगर अच्छे लेवल का कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ, साथ ही में मैं दूसरा एक स्पेसिफिक लेके आने वाला हूँ सीरीज़ इसी इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर, जो कि रहने वाला है आपके बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनके लिए, है ना। HPRCA के जो एग्ज़ाम होते हैं या आपका हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो जो भी एग्ज़ाम बाकी होंगे और होने वाले हैं जैसे, तो उनके अंदर उन एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चंस तो नहीं पूछते, तो मतलब डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड ही पूछते हैं। तो इसीलिए वो स्पेसिफिक सीरीज़ होगा जिसमें फैक्ट्स ही कवर करूँगा मैं। ठीक है, इस सीरीज़ में दोनों ही चीज़ें कवर होंगी, फैक्ट्स भी होंगे, कुछ एनालिटिकल चीज़ें भी होंगी। देन थर्ड जो रहने वाला है ना, सीरीज़ इसी सर्वे के ऊपर, वो बेस्ड होगा MCQs। MCQs को भी मैं दो तरह से कैटेगराइज करूँगा। एक MCQ वाला जो डिस्कशन होगा वो स्पेसिफिक होगा किसके लिए, इन्हीं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HAS एलाइड NT में। एंड बाकी जो MCQs मैं लेके आऊँगा स्पेसिफिक, वो फैक्ट बेस्ड होंगे। तो दो तरह से हम यहाँ इसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे हम सर्वे को डिस्कस करने वाले हैं वैसे ही MCQs को भी दो तरह से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इकोनॉमिक सर्वे जब बच्चा पढ़ता है, उसके अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक्स अच्छे नहीं होते हैं, अगर अच्छे भी होते हैं तो कुछ ऐसे नए टर्म्स आ गए होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, तो मतलब वो टर्म्स को जब सर्वे पढ़ता है बच्चा या कहीं से आप सुन रहे होते हो, तो वो एज इट इज़ उन टर्म को बता देते हैं आपको, उसका मतलब क्या है, होता क्या है वो टर्म, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े ना, तो उसके लिए आपको समझ होना चाहिए कि होता क्या है वो। तो वो एक अलग से मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे, है ना, उन सब को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और थोड़ा उसमें बताऊँगा। मतलब एक तरह से आपकी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स कवर हो जाएंगे, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको किताब में जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज हम जब पढ़ेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि जो चैप्टर वाइज टर्म्स भी आ रहे हैं वो भी पढ़ लिया और एक तरह से इकोनॉमिक्स के बेसिक्स भी कवर हो गए। तो ये है मेजर 3 सीरीज़, एक पूरा डिस्कशन, एक MCQ बेस्ड और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो ये 3 तरह के मैं लेके आना हूँ आपके साथ वीडियोस। ठीक है, ओके डन। अच्छा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मेरा आप लोगों से जो है अपील वो ये है कि प्लीज़ आप क्या कर देना बेटा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर देना, है ना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। तो मतलब फर्स्ट टाइम मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ ज़रा कितने लोगों के साथ आप शेयर करोगे। ठीक है, देन मतलब मुझे तो बनाना ही है आपके लिए वीडियोस, बट फिर भी आप शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो लेट्स गो। तो पहला जो हमारा रहने वाला है डिस्कशन का टॉपिक वो है इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट
पेज टू पेज मैं आपसे डिस्कस करूँगा, दैट इज़ प्रीफेस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। यस, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रीलिम एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीफेस का मतलब क्या हुआ, और सबसे पहले ये जो लिखा है यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 मतलब क्या होता है? दो तरह के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है बेटा, वो हमेशा जो वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला होता है उस वित्तीय वर्ष के लिए आता है। मतलब देखो, अगर हम बात करते हैं इस बार के वित्तीय वर्ष की, अभी जो शुरू हो चुका है, दैट इज़ आपका फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 2026 तक जो भी ये पूरा साल है, ये वित्तीय वर्ष 26 का है। अब आप ये 25-26 क्या होता है, जहाँ एंड हो रहा होता है 31 मार्च जिस साल में लय कर रहा होता है। जैसे कि 31 मार्च अभी जो ख़त्म हुआ वो 2025 में ख़त्म हुआ, तो अभी जो वित्तीय वर्ष ख़त्म हुआ वो 25 वाला ख़त्म हुआ, एंड नेक्स्ट जो 31 मार्च आएगा वो 26 में ख़त्म होगा। तो मतलब अभी जो शुरू हो गया है वित्तीय वर्ष और जब ख़त्म होगा वो 26 में होगा। इसीलिए वित्तीय वर्ष 2025 ख़त्म हुआ है और वित्तीय वर्ष 2026 शुरू हुआ है। और इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो ये जो है, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है उसके लिए आता है, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक सर्वे दो तरह की मेन चीज़ों के साथ डील करता है बेटा। क्या बताता है इकोनॉमिक सर्वे, क्यों लाते हैं इकोनॉमिक सर्वे को? इकोनॉमिक सर्वे जो है ये एक तरह से टूल है ना? कैसा टूल है? जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में समझाता है आपको कि भाई तुम्हारा जो वित्तीय जिस तरह का सिस्टम है ना वो सही है या गलत है, और गलत है तो कहाँ गलत है, और सही करना है तो कैसे करना है। सो दैट मीन्स इकोनॉमिक सर्वे क्या देता है हमें? एक तो हमारे को प्रॉब्लम समझाता है कि कहाँ पे हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है स्टेट के अंदर या कंट्री के अंदर। नंबर 2 क्या करता है, ये आपको सॉल्यूशन देता है कि क्या करना चाहिए आपको आने वाले टाइम में। तो और वो जो सॉल्यूशन होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है बजट के अंदर। ठीक है, तो बजट के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उसका, और इकोनॉमिक सर्वे दो चीज़ें बताता है। ठीक है, एक क्या देता है आपको, सॉल्यूशन, और एक आपका प्रॉब्लम समझाता है। गॉट इट? अब इस बार का इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दो पर्सनालिटीज़ इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के अंदर। नंबर 1 ये जो आपको दिख रहे हैं, कौन है? डॉक्टर विनोद राणा। तो हु इज़ डॉक्टर विनोद राणा? डॉक्टर विनोद राणा इज़ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इकोनॉमिक एडवाइज़र वो पर्सन है, वो पर्सनैलिटी है जो क्या करता है, जो वित्तीय जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में क्या करता है, एडवाइस देता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एडवाइज़र हिमाचल प्रदेश के थे, याद रखना, डॉक्टर विनोद राणा। एंड चीफ मिनिस्टर जो हैं इनके पास डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, तो उनके उसके ये हेड हैं, मतलब मंत्री हैं एक तरह से इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जैसा होता है सेंटर में, वैसे ही ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो यही जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे आपके ले आए हैं और इन्होंने टेबल करा है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रीफेस के ऊपर। क्या बोलता है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का प्रीफेस? प्रीफेस एक चीज़ समझा रहा है, वो ये है कि गवर्नमेंट का फोकस क्या है। तो आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि डिस्कस द मेजर फोकस ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, है ना? तो इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का क्या मेजर फोकस है, तो यहाँ पे ये सर्वे सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जवाब देता है और प्रीफेस बताता है कि फोकस जो है वो ये है कि इम्प्लीमेंट करना है इनको, किस चीज़ को? दैट इज़ आपका प्रिंसिपल्स ऑफ अंत्योदय। आपने सुना होगा अंत्योदय योजना, है ना? तो ये प्रिंसिपल जो है अंत्योदय के सिद्धांत को क्या करना बोलते, लागू करवाना पहला उद्देश्य है जी हिमाचल सरकार का। एंड व्हाट इज़ अंत्योदय? अब देखो, जितने भी मैंने ये रेड वाले मार्क करे हैं या फिर आपके जो इस तरह के टर्म्स हैं, मैंने आपको कहा मैं एक स्पेसिफिक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और अपलोड करूँगा रोज़ वीडियोस उसका चैप्टर वाइज, वहाँ ज़रूर उसको देखो। फिर एमसीक्यूज़ का चैप्टर वाइज वीडियो करूँगा, वहाँ रिवीजन आपका हो जाएगा। तो पहले आप क्या करना, ये वीडियो देखना, फिर वो वाला वीडियो देखना जहाँ पे मैंने टर्म्स को डिस्कस किया होगा, फिर एमसीक्यूज़ को करना। ऐसे करके 3 वीडियोस देखते रहोगे, आपका थ्रू आउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इकोनॉमिक्स, बेसिक्स भी हो जाएंगे, सर्वे भी हो जाएगा।
ठीक है। ओके, सो फोकस क्या हो गया बेटा गवर्नमेंट का, क्या बताता है ये प्रीफेस के अंदर, ये बताता है कि यहाँ पे आप देखोगे दैट इज आपका प्रिंसिपल ऑफ अंत्योदय को इम्प्लीमेंट करना। अंत्योदय मतलब क्या होता है, अंत्योदय मतलब अंत में जो है उसका उदय, दैट मीन्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन इन सोसाइटी। तो लास्ट जो बंदा है सोसाइटी में उसका क्या अपलिफ्टमेंट, दैट इज कॉल्ड अंत्योदय। ठीक है, तो ये करना है। अच्छा, नेक्स्ट ये बोलता है कैसे करना है। ये अगर आपको सब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ कि अंत्योदय जो गवर्नमेंट का एक फोकस है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, उसको कैसे जो है अचीव किया जा सकता है, आप हमें समझाओ भाई। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह की, अचीव कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको अचीव करने के। तो यहीं पे मेजर्स भी हो जाएंगे, गवर्नमेंट बता रही है, बोलते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग द कोर एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। मतलब जो क्या है, सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, उसके कुछ कोर एलिमेंट्स हैं। कोर एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें जो सबसे मेन है उसकी, मतलब बेसिक है वो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, है ना, वैसे ही ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, गुड गवर्नेंस का। तो बोलता है उस कोर एलिमेंट को स्ट्रेंथन करके, कोर एलिमेंट्स को किसके, गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के स्ट्रेंथन करके हम अचीव करेंगे अंत्योदय के प्रिंसिपल को। ओके, अब सवाल वहीं फिर से कि कोर एलिमेंट्स गुड गवर्नेंस के कौन से हैं जी, जिनको आप स्ट्रेंथन करने की बात बोल रहे हो। तो क्वेश्चन और एक बन गया, डिस्कस दी क्या, कोर एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर आप पढ़ते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा आंसर, तो आप देखोगे क्या है जी कोर एलिमेंट। तो प्रिंसिपल्स सेंटर्ड ऑन, सबसे पहले बोलता है ये है कोर एलिमेंट गुड गवर्नेंस का। पहला क्या हो गया, एंश्योरिंग, क्या इंश्योर करना कि जो गवर्नेंस है दैट इज पार्टिसिपेटिव। तो जो भी क्या होगा, जो शासन व्यवस्था है वो पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, मतलब सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सहभागिता। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव एंड आपका इनोवेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, दैट इज इक्विटेबल होनी चाहिए। और तो मतलब तीन चीज़ें पहले देख लो, क्या बोल रहा है, एंश्योर करना है गवर्नमेंट को कि जो गवर्नेंस हो वो पार्टिसिपेटिव हो, इनोवेटिव हो और इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मतलब सबके समान हो, सबके लिए, ऐसा ना हो कि अमीरों के लिए गवर्नेंस चल रही है, गरीबों का तो कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, वो पुराना वो जो सिस्टम चला आ रहा है वही ना चलता रहे, कुछ इनोवेटिव हो, अकॉर्डिंग टू आपका टाइम हो, जैसे डिमांड है जिस तरह की सोसाइटी में उस तरह का हो। ओके, सो एम, अब देखो यहाँ तो बोलती है एंश्योर करना, ये तीन चीज़ें, ये और तीन चीज़ें जो है ये प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस के। और एम क्या होगा इसका, इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करने से हमारा मकसद क्या है, इनको इंश्योर करने के लिए। तो एम जो है दैट इज इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन दी आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे बोल रहा था पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये आपको इंश्योर करवाना है, सरकार को ये चीज़ों को इंश्योर करवाना है कि हर किसी स्टेक होल्डर का, हर सिटीजन का, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी आपका इक्वल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इक्वल क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, अगर कोई डिसीजन सरकार ले रही है, कुछ तो ऐसा सिस्टम बने कि हर बंदे की इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा कि बहुत सारे लॉज जब बनाए जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, वो पब्लिश करती है व्यूज़ के लिए, है ना, सिटीजन्स के व्यूज़ के लिए कि क्या चाहते हो आप, क्या चेंजेस चाहते हो, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है। तो इस तरह से जैसे ग्राम सभा होती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में, तो ग्राम सभा के अंदर हर किसी इंडिविजुअल की मांगी जाती है ना व्यूज़, तो वो चीज़ बोलते इंश्योर करना। तो मतलब प्रिंसिपल पहला हो गया गुड गवर्नेंस का, इंश्योर करना, क्या करना, पार्टिसिपेटिव, इनोवेटिव और इक्विटेबल। देन एम क्या होगा इसका, गवर्नेंस का, इस तरह की गवर्नेंस का एम है कि हर कोई स्टेक होल्डर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर, एंड फॉस्टरिंग द इनोवेशन टू मीट एमर्जिंग चैलेंजेस। और जो भी आने वाले जो क्या है आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपको ऐसे कुछ आइडियाज़ और इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना है कि जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ लड़ा जा सके, आने वाले चैलेंजेस के साथ। ठीक है, तो ये इंश्योर करना पहला प्रिंसिपल हो गया गुड गवर्नेंस का। नंबर सेकंड प्रिंसिपल है क्या इंश्योर करना, बोलता है बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एमंग ऑल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। डीपीएसपी में आप एक चीज़ पढ़ते हो
है ना, आर्टिकल 39 के अंदर जहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो है किसी एक के हाथ में इकट्ठे ना हो, उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो वो एक और प्रिंसिपल है किसका, गुड गवर्नेंस का। दैट इज़ ये इंश्योर करना सरकार के द्वारा कि जो भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो भी लाभ हैं वो हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। जो किसी भी स्कीम का या किसी भी चीज़ का जो लाभ है वो सब तक मिलना चाहिए, प्रदेश के अंदर जो भी नागरिक हैं। ना कि क्या कि कुछ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है और कुछ लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो सोसाइटी के अंदर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेनिफिट, ठीक है। तो ये पहला जो है प्री फेस आपको समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड जो है वीडियोस में पढ़ेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आप बेटा डेफिनेटली शेयर करना एंड लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय।